वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को पढ़ेंगे। तो इसमें हमारी बेसिकली 7 पॉइंट्स होंगे। पहले हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, फिर क्या हमें स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम को एक सिंगल स्टेटमेंट में भी बना सकते हैं और 2 सेपरेट स्टेटमेंट्स भी बना सकते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। फिर वो कौन से आइटम हैं जो मेन स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट करना लाजमी है, वो कौन से आइटम हैं जो हम स्टेटमेंट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और अल्टरनेटिवली नोट्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर एक्सपेंसेस की जो डिटेल है, ये एनालिसिस है, वो 2 तरीके से अलाउड है स्टैंडर्ड में। बाय फंक्शन भी अलाउड है और बाय नेचर भी अलाउड है। जो पाकिस्तानी लॉ है उसमें बाय फंक्शन रिक्वायर्ड है, तो पाकिस्तान में इस वजह से हम जो है वो बाय फंक्शन ही बना रहे होते हैं। फिर मटेरियल आइटम्स जिनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना जो है वो मुनासिब हो सकता है इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, उनकी एक सिंपल सी एग्जांपल्स की लिस्ट डिस्कस करेंगे। और फिर हम फॉर्मेट देखेंगे। IS-1 के मुताबिक अगर हम एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट टिपिकली कैसा होगा। एक जर्नल फॉर्मेट देखेंगे, मतलब ये कंपलसरी फॉर्मेट नहीं है, लेकिन एक कह लें कि रिकमेंडेड फॉर्मेट के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो स्टेप वाइज इन 7 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है प्रॉफिट और लॉस की, कि इट इज टोटल ऑफ इनकम लेस एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग द कंपोनेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। तो रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस कॉस्ट, ये सब निकालकर जो हमारे पास फिगर आती है उसे प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। तो रेवेन्यू से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जो हम आइटम्स लिख रहे होते हैं वो प्रॉफिट और लॉस कहलाते हैं। इसके बाद जो पोर्शन आता है उसे कहते हैं अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। इसमें वो आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं, रिक्लासिफिकेशन, एडजस्टमेंट समेत, जिन्हें हम प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज नहीं करते एज रिक्वायर्ड और परमिटेड बाय अदर IFRS। फॉर एग्जाम्पल, हम गेन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन IAS 16 के मुताबिक वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिक्वायर्ड है कि वहां प्रेजेंट होना है। इसी तरह गेन और लॉस ऑन सच इन्वेस्टमेंट विच आर क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, तो उनको भी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में शो करते हैं। फिर इन दो चीजों का, प्रॉफिट और लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। और ये वो चेंज इन इक्विटी होता है ड्यूरिंग द पीरियड जिसे हम कहते हैं रिजल्टिंग फॉर ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स। अदर देन दोज चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विद ऑनर्स इन देयर कैपेसिटी एज ऑनर्स। तो बेसिकली देखें, ऑनर्स के साथ 2 ट्रांजैक्शंस तो एज ऑनर्स जो हो रही होती हैं वो हैं डिविडेंड की और इश्यू ऑफ शेयर्स की। उसके अलावा जो चेंज इक्विटी में आ रहा होता है वो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम की वजह से ही आ रहा होता है। तो ये बेसिकली प्रॉफिट और लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का एग्रीगेट होता है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम जो है वो सिंगल स्टेटमेंट भी बनाई जा सकती है और इसको 2 स्टेटमेंट्स में हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो जब एक सिंगल स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन को हम प्रॉफिट और लॉस कहते हैं, इसको पहले प्रेजेंट करना होता है, उसके बाद में अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का सेक्शन बनता है। दोनों को टोटल करके एंड में टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम निकाल देते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम 2 स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पहले बनाते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम उसके बाद बनाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनती है तो उसमें पहली फिगर हम ले लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की, और उसमें फिर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वाला सेक्शन ऐड कर देते हैं। तो एक लाइन में सिर्फ प्रॉफिट शो करते हैं, उसके अंदर बाकी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वाला सेक्शन बनाकर टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम कैलकुलेट कर देते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि एक एंटिटी को तमाम आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करने चाहिए, अनलेस के IFRS रिक्वायर या परमिट कर रहे हो अदरवाइज। फॉर एग्जांपल, I16 में जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन है वो IAS 16 ये रिक्वायर करता है कि उसको अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में शो किया जाए, इसलिए उस इनकम को हम प्रॉफिट और लॉस में शो नहीं करते। तो नॉर्मल रूल है प्रॉफिट और लॉस, लेकिन जहां पे कोई एक्सेप्शन है तो उसके मुताबिक अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में भी रिकॉर्ड हो सकता है। जो आइटम हम अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में प्रेजेंट करते हैं उनको 2 तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। एक तरीकेकार तो ये है कि आप हर आइटम को नेट ऑफ रिलेटेड टैक्स इफेक्ट यानी गेन ऑन रिवैल्यूएशन में से उसका टैक्स निकाल दें, जो गेन ऑन इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से उसका टैक्स निकाल दें, हर आइटम में से उसका टैक्स निकाल कर नेट शो कर दें। एक तरीकाकार ये है। दूसरा ये है कि हर आइटम ग्रॉस शो करें
और रिलेटेड टैक्स इफेक्ट जो हैं वो सारे अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के मिलाकर एक लाइन के अंदर शो कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर वो चीज़ें जो हमें स्टेटमेंट में प्रेजेंट करनी है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि आपको तीन चीज़ें सिंपली प्रेजेंट करनी होती हैं अपनी स्टेटमेंट में, जो कि लाजमी है। आपने प्रॉफिट और लॉस बताना है, टोटल ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम बताना है, और फिर टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम बतानी है, जो कि सिंपली टोटल है ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। फिर वो चीज़ें जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं स्टेटमेंट में भी, और अल्टरनेटिवली हम नोट्स के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें हमने रेवेन्यू की डिटेल बतानी है। अब रेवेन्यू की जब डिटेल बताई जाती है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन मेन आपको जो फोकस करना है वो ये कि इंटरेस्ट रेवेन्यू और अदर रेवेन्यू सेपरेट शो होने चाहिए, फाइनेंस कॉस्ट को अलग बताना चाहिए और टैक्स एक्सपेंस को अलग बताना चाहिए। अगर एक एंटिटी समझती है कि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए एडिशनल लाइन आइटम्स को भी शामिल किया जाए तो वो बिल्कुल इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये IS1 की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन रिक्वायरमेंट नहीं है। शामिल कर सकते हैं, मोस्टली हम नोटिस करते हैं कि हम शामिल करते हैं, जैसे हम एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अदर इनकम, टैक्स, तो जहां पर रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन यानी अदर इनकम, एडमिन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आइटम हम एडिशनली भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं ताकि यूजर्स को बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट और लॉस की मिले। एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस जो है उस पर पहली बात तो ये कि एक्सपेंसेस की जो डिटेल है वो एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। वो एनालाइज तो होने चाहिए, लेकिन इसको कैसे एनालाइज होना चाहिए, इसके लिए दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द एक्सपेंस और दूसरा है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंस। अब IS1 जो है वो तो ये रिक्वायरमेंट कहता है कि आपको वो मेथड चूज करना चाहिए जो मोर रेलिवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। लेकिन अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो पाकिस्तान में जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो उसका 4th एंड 5th शेड्यूल की ये रिक्वायरमेंट है कि हमने क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन करनी है। और IS1 ये इनकरेज करता है कि जो भी एनालिसिस आप एक्सपेंसेस का करें बेहतर होगा कि उसे स्टेटमेंट के फेस पर शो करें, यानी उसको आप रिफ्लेक्ट करें मेन स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, रादर देन कि उसको नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर आप शो कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा प्रेजेंटेशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगती है। अब हम इन दोनों जो एनालिसिस हैं एक्सपेंसेस के बाय फंक्शन एंड बाय नेचर, इनके ऊपर बात करते हैं। तो एक्सपेंसेस को जब फंक्शन के हिसाब से एनालिसिस किया जाता है तो उसमें फिर हमारी जो कैटेगरीज होती हैं दैट आर कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। इस मेथड को समटाइम्स कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड भी कहा जाता है। तो IS1 ये रिक्वायर करता है कि जब भी एनालिसिस बाय फंक्शन मेथड यूज हो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट्स के अंदर डिस्क्लोज करनी चाहिए कि एंटिटी का डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस अलग से बताया जाए और इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बताया जाए, यानी सैलरीज वगैरह का जो स्टाफ कॉस्ट वगैरह उसको बताया जाए। तो इस पे अगर हम एक ब्रीफ सा फॉर्मेट बनाएं तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा। देखें, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट आया, अदर इनकम ऐड की, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, अदर एक्सपेंसेस लेस की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ऑब्वियसली इसके बाद आपने टैक्स को लेस करना है और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट कुछ इस स्टाइल का हम यूज कर सकते हैं। देन है जी एनालिसिस ऑफ एक्सपेंस बाय नेचर। तो जब भी एक्सपेंस नेचर के हिसाब से होगा तो उसकी कैटेगरीज डिपेंड करती हैं कि टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस किस तरह का चल रहा है, उस हिसाब से अलग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो एक्सपेंसेस हैं वो प्रोबेबली क्लासिफाई 3 कैटेगरीज में होंगे। एक तो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम करते हैं आप, जो स्टाफ की सैलरीज कॉस्ट वगैरह लगती हैं आपकी, इंप्लॉय बेनिफिट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन वगैरह। इसमें फर्दर 3 रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि ऐसे आइटम ऑफ एक्सपेंस जो कि इमटेरियल होते हैं उनको फिर अदर एक्सपेंस का नाम दे दिया जाता है। यानी आपने हर एक्सपेंस को, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, हर चीज अलग अलग शो करने की जरूरत नहीं है। जो उसमें से इमटेरियल हैं उनको आप फिर अदर एक्सपेंसेस में एग्रीगेट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट जाहिर बात है आपको करनी पड़ेगी इंक्रीज इन डिक्रीज इन इन्वेंट्री की, जो फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस में हुई है, उसके बगैर वरना प्रॉफिट नहीं निकल सकेगा। नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो एंटिटीज हैं वो जाहिर बात है कि ये वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल कंज्यूम टाइप की
हेडिंग्स यूज नहीं करेंगी, उनकी जो सर्विसेज देने के अंदर जो कॉस्ट लगती है वो अकॉर्डिंगली उसको शो करेंगी। तो इस तरह का फॉर्मेट इसका बन जाएगा कि रेवेन्यू और अदर इनकम को हम कंबाइन कर लेते हैं और फिर जो डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। जैसे फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस जितना यूज हुआ, वो रॉ मटेरियल जितना कंज्यूम हुआ वो एक्सपेंस बना दिया, स्टाफ कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस को एक्सपेंस बनाया, तो हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए। रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस आपके पास प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। नेक्स्ट, ऐसे मटेरियल आइटम जो कि मटेरियल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं और एक एंटिटी को उन्हें डिस्क्लोज करना चाहिए, उनकी नेचर और अमाउंट, और इनको सेपरेट डिस्क्लोज करना चाहिए। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप जो ये इनका डिस्क्लोजर है वो मेन फेस पर ही दें, आप इनका डिस्क्लोजर नोट्स में भी दे सकते हैं, लेकिन सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी है यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये जो है हमारे पास तकरीबन 8 आइटम्स हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्कस करें, इसके अलावा भी हो सकते हैं। जैसे आप इन्वेंट्री का जब राइट डाउन करते हैं और रिवर्सल ऑफ राइट डाउन अगर होता है, अब ये मामूली सी छोटी अमाउंट हो तो ऑब्वियसली मटेरियल नहीं है, उसे सेपरेट डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं होगा। अगर अमाउंट ह्यूज है तो ऑब्वियसली आप उसको कर दें। इसी तरह इम्पेयरमेंट या उसका रिवर्सल, या IAS 37 के अंदर जो हम प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग क्रिएट करते हैं, या मेजर कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डिस्पोजल हो जाता है, इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजल हो जाता है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अंडर IFRS 5 आ जाते हैं, कोई लिटिगेशन की सेटलमेंट हो जाती है, केस कोर्ट का चल रहा था तो वो IAS 37 के मुताबिक, या अदर रिवर्सल ऑफ प्रोविजन वगैरह आ जाती हैं, तो वो हमारी कवर होंगी कि इस पॉइंट के अंदर कि उनको वो मटेरियल हो अगर ये चीजें हैं तो उनको सेपरेट डिस्क्लोज करना चाहिए, नेचर भी और अमाउंट भी। फॉर्मेट वाइज बात करें तो अगर सिंगल स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो वो हमारी कुछ ऐसी होगी ओवरऑल टोटल मिलाकर। इसमें अगर हम जो है वो कहते हैं कि जी हम दो सेपरेट स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हमारी पहली स्टेटमेंट रेवेन्यू से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक होगी, और जो दूसरी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनेगी वो हमारी बनेगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके अंदर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम ऐड करेंगे और इस तरीके से हमारे पास टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है, इसको ध्यान में रखें। इसी तरीके का फॉर्मेट कोशिश करें कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहां पर भी बना लें एज क्लोज एज पॉसिबल। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।